जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 62। कल आपको याद है हम मार्कअप मार्जिन को डिस्कस कर रहे थे। मैं रिपीट करता हूँ जी कल वाली बातें। मार्कअप का मतलब क्या है जी? मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन सेल। यानी मार्कअप का लफ्ज लिखा होगा ना, कॉस्ट 100% है, मार्जिन का लफ्ज लिखा होगा तो, और चाहे मार्कअप हो चाहे मार्जिन हो, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। ओके है ना जी। कहता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर है? सेल्स के। जी बच्चों, अगर लिखा है कि 20% मार्जिन, क्या बच्चों? इसका मतलब है ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। लेकिन मार्जिन का मतलब है सेल 100, सेल, और ये 80%। और अगर लफ्ज लिखा मार्कअप 20%, प्रॉफिट की परसेंटेज उतनी है लेकिन अब कॉस्ट 100 है। ओके ओके बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना, गिवन अमाउंट, अब आपने देख लेना है सेल की अमाउंट दी है या कॉस्ट की दी है, वो रेलिवेंट अमाउंट की परसेंटेज से डिवाइड करना है, रिक्वायर्ड जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके बच्चों, भाई ओके है ना? अच्छा जी, अब इधर आए जी, अब इधर आए जी, इधर आए। यह है जी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है बोले? 800। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। और कल मैंने बताया था ऑन ऑफ एट के बाद जो भी लफ्ज है वो 100 है। इक्वेशन सबसे पहले बना लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट है 20%, सबसे पहले प्रॉफिट लिखें। अब ऑन ऑफ के बाद बताएं, इधर मार्कअप मार्जिन नहीं है, ऑन प्रॉफिट, ऑन उसने कॉस्ट कह दिया, इसका मतलब ऑन के बाद जो लफ्ज है वो कितने पे है, तो सेल कितने पे है। अब क्वेश्चन में देखें गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। कॉस्ट गिवन है, सेल रिक्वायर्ड है। अब मुझे बताएं गिवन अमाउंट क्या है? कॉस्ट 800 रुपया, ये कितने पे पड़ी है, और रिक्वायर्ड कितने पे? जवाब ओके बच्चों। और अगर रिक्वायर्ड हो प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई फिर किससे कर दोगे? 20 से। ओके बच्चों, ओए ओके है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जांपल नंबर 8 को करते हैं। कहता है कॉस्ट 8 है, 800 रुपया, प्रॉफिट इज 20% ऑन, शाबाश शाबाश। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, प्रॉफिट की परसेंटेज वही और सेल 100 तो ये 80। अमाउंट गिवन है 800 रुपए की, डिवाइड कर दें ये कितने परसेंट पे है, तो मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड, अगर सेल है तो 100 से कर दें, अगर प्रॉफिट रिक्वायर्ड है तो 20 से कर दें, जवाब आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों। अच्छा जी, आप इधर आइएगा, अब आए जी, तरह पढ़ते हैं जी। कहता ऑलवेज रिमेंबर, अब ये पेज नंबर कौन सा किताब का? 139 है शायद। कहता जी ऑलवेज रिमेंबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर है? सेल्स के। कहता मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स। कहता मीन सेल इज कंसिडर 100%। कहता मार्कअप किस पे लगेगा? हमेशा कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट को आपने क्या कंसिडर करना है। हाउ एवर कहता बोथ मार्जिन मार्कअप रिप्रेजेंट्स करते हैं। कहता अगर मार्जिन या मार्कअप नहीं है तो फिर क्या गिवन होगा? प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट या सेल, ऐसे ही है ना। या तो मार्कअप मार्जिन गिवन होगा या फिर क्या उसका नाम है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल कॉस्ट, इस तरह की बात होगी। कहता ऑलवेज रिमेंबर कि ऑन वर्ड के बाद जो चीज होगी कॉस्ट या सेल वो क्या होगी? इसे कर ले ऑन ऑफ एट। सिर्फ ये नहीं है, ऑन किधर गया, ऑन और कर लें ऑफ और कर लें एट। ठीक है जी जी। जी बच्चों, कहता जी उसके बाद क्या करना है। कहता देन आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन में गिवन अमाउंट कौन सी है, ताकि उसकी गिवन परसेंटेज से डिवाइड कर देना और रिक्वायर्ड निकाल लें। कहता जो अमाउंट गिवन होगी उसे ऊपर न्यूमरेटर में रखें और कहता उसकी परसेंटेज को नीचे डिनोमिनेटर में, और कहता मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? रिक्वायर्ड के साथ। ओके बच्चों, मेरा नहीं ख्याल इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला होगा जी। ये वाली एग्जांपल अभी फिलहाल काट दें, एग्जांपल नंबर काट ना दें, पेंडिंग कर लें, ये समझाऊंगा, ये टेस्ट में आएगी, देखेंगे, बहरहाल देखेंगे इसे। ये हो गया था एग्जांपल 10 जी। ओके बच्चों, इसका सलूशन भी नीचे मौजूद है। ओके बच्चों, ओके सर। अच्छा जी, कोई मसला, कोई मसला। अच्छा, अब हमने प्रैक्टिस अभी करनी है इस चैप्टर की।
FIFO वेटेड, इसकी सारी की प्रैक्टिस अभी करनी है। एक दफ़ा ज़रा कॉन्सेप्ट थोड़े ख़त्म कर लेना, फिर एक ही दफ़ा करते हैं। अच्छा, अब ना एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? एक दफ़ा पहले भी पढ़ाया था, हाँ, चैप्टर 5 में, शाबाश, उसमें तकरीबन हमने आधा घंटा लगाया था। प्रूडेंस अंकल ये कहते हैं आपके एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, और एसेट्स एंड इनकम जो हेड्स आपको अच्छे लगते हैं इनको ओवरस्टेट नहीं करना, और एक्सपेंसेस को और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करना। ये आपने चैप्टर 5 में लिखा होगा। बैड, एक दफा पढ़ लो ना जाके। और फिर एक और बात भी साथ लिखवाई थी, एंटीस्पेटेड, आंटी का मुंह से निकला था मेरे उस टाइम ना, इधर खड़े होके बोला था मैंने, गलती से मुंह से निकला था, मैंने कहा था स्लिप ऑफ टंग है ये। फिर मैंने कहा था एंटीस्पेटेड लॉसेस, देखो इधर लिखा हुआ है आपने कहीं, हाँ, वेल डन वेल डन। आज कैंटीन ही खुली वरना आपको चाय पिलाते। एंटीस्पेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। एंटीस्पेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, कहता जो लॉस अभी नहीं हुआ कल को होना है, अगर आपको पता चल जाए तो इसे क्या कर लो, अभी रिकॉर्ड। जो बच्चे नोट करते हैं ना साथ, यकीन करें बहुत अच्छे लगते हैं वो जी। नहीं, कॉन्ट्रा एसेट को छोड़ो, वो तो मैंने कहा था ना, एंटीसिपेटेड लॉसेस इसलिए लिखवाया था ताकि आपको समझा पाऊं कि एक लॉस है, एक तो कंफर्म जन्नती, एक है डाउटफुल वाला। डाउटफुल वाला तो कंफर्म है ही नहीं, एस्टिमेटेड है, तो जब होगा तब देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, अंकल प्रूडेंस ने कहा था, क्या कहा था, हाँ, अंकल प्रूडेंस ने कहा था बेशक एस्टीमेट है, कल को ये लॉस होना है, कंफर्म जन्नती नबी नहीं है, अभी एक एस्टीमेट है। उन्होंने कहा था आज ही इस लॉस को रिकॉर्ड करो। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट किया है। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से एसेट्स कम होते हैं ना। और दूसरा अंकल ने यह भी कहा था प्रूडेंस ने कि आपको जो है अच्छे नहीं लगते एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, इनको आपने अंडरस्टेट नहीं करना। अगर हम ये एंट्री ना करें ना, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, हम वायलेट कर देंगे किन दोनों बातों को। हम अपने एसेट्स को ओवरस्टेट कर रही होंगे और एक्सपेंसेस को डेबिट ना करने की वजह से एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेंगे। मैंने कहा था यही कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में जाके एक दफा दोबारा रिपीट होगा, वो रिपीट हो रहा है। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूं, बहुत 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 अहम है। क्या है जी? कितना अहम मैं बता नहीं सकता, और ये ना कहिएगा कि सर फिर रहने देते हैं आज पढ़ने को। भाई आपके पास ना मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ, एक एग्जांपल लें, पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जब सीजन ऑफ होने लगता है ना, तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स जो होते हैं इनकी तरफ से ना आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं जी, विंटर कलेक्शन सेल, समर कलेक्शन सेल, ऐसा होता है ना। जब अब जिस तरह गर्मियाँ ख़त्म हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, सर्दियाँ आने वाली हैं, अब इन्होंने सेल लगाना शुरू कर देनी है किस स्टॉक की, गर्मियों वाले की। क्योंकि अब देखो ना, अब ये दोबारा गर्मियों वाला स्टॉक 4-5 महीने के बाद आएगा। जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होंगी तो ये सेल लगाएंगे एंड पे जाके किसकी, सर्दियों। क्योंकि जब यही स्टॉक अगली दफ़ा आएगा ना, तो देखें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हो सकता है कंपेटिटर मार्केट के अंदर कोई नई वैरायटी वाली चीज़ ले आए और लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। सही है बच्चों? ऐसा होता है कि नहीं होता? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाती हैं, ऑब्सलीट का मतलब ख़राब हो जाती हैं, और आउटडेटेड भी हो जाती हैं, ओल्ड फैशन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? उनका पूछता ही कोई नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, सर ये चीज़ नहीं पड़ी हुई आपके पास, वो कहते हैं सर जी ये पिछले 1-2 सालों में आई है, इस साल में आके इसका लोग पहनने, इसे पहनना पसंद ही नहीं कर रहे, इसके ये नया वर्जन आ गया है, नई चीज़ आ गई है, अब लोग इससे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ना चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं। किस पे चल रही होती हैं? इसलिए जिसके पास भी स्टॉक पड़ा होता है बच्चों, ये एक खदशा होता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारा स्टॉक है कहीं ऐसा भी, अच्छा जो हमारे पास स्टॉक पड़ा ये हमने जादू से तो नहीं आया ना, हमने इस पर खर्चा किया होगा, ये खरीदा होगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक है 10,000 का, कितने का? 10,000 का। कितने का बच्चों? हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। कितनी है बच्चों? 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। क्या है बच्चों?
जी अब मुझे बताएं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्यूएम में भी और शायद इकोनॉमिक्स में भी, ब्रेक इवन। क्या होता है ब्रेक इवन? नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने भी बुरे हालात हों, हमेशा सेलर की कोशिश होती है यार कम से कम मेरी चीज जो है वो खर्चा तो निकाल दे, यानी ब्रेक इवन पे तो आ जाए। अगर प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये खदशा होता है कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है कल को इसने सेल होना है ना, जब इसे सेल करें तो शायद इससे, इसकी कॉस्ट है 10,000, इससे कॉस्ट भी रिकवर ना की जा सके, इससे कॉस्ट भी रिकवर ना की जा सके। ये बात समझे कि नहीं समझे? यानी हमारा जो स्टॉक है वो इतने पे भी ना बिके जितनी उसकी क्या है बच्चों, कॉस्ट है। ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ आती है जी। इसके लिए अंकल प्रूडेंस कहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपका स्टॉक जो कॉस्ट, नॉर्मली कॉस्ट पे स्टॉक पड़ा होता है ना, किताबों के अंदर कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होता है, कहता आपने स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड किया? बोले कॉस्ट पे। कहता अगर आपको ये लगता है कि आपका स्टॉक जो है, जो कल को आपने मार्केट में बेचना, आज खड़े होकर आपको लग रहा है कि वो कॉस्ट के बराबर पे भी नहीं बिकेगा, कहता आपको कल को लॉस होगा। क्या होगा? कहता आज एस्टिमेटेड बेसिस पे उस लॉस को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो? एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। क्या करो बच्चों? कहता आपने काम क्या करना। अच्छा ये बात समझ आई इधर तक? अच्छा जी, अब बच्चों वो अमाउंट कैसे निकलेगी, वो अमाउंट कैसे निकलेगी जिसके साथ हमने कॉस्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। वो एक अमाउंट भी तो होनी चाहिए ना, उसको हम कहते हैं बच्चों नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमें कॉस्ट को कंपेयर करना होता है किसके साथ? एनआरवी वर्सेस बच्चों क्या, कॉस्ट। क्या बच्चों? एनआरवी वर्सेस, अब एनआरवी होती क्या मैं समझाता हूं, इसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं जी जितने की चीज आपका ख्याल है आप मार्केट में इतने की बेच देंगे, इसे कहते हैं जी रियलाइजेबल। इतनी अमाउंट रियलाइज हो जाएगी, इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, सही है। और नेट का मतलब है रियलाइजेबल वैल्यू, तो कहते हैं ना सेल इतने की हो जाएगी, इस सेल को करने में खर्चा भी होगा। हो सकता है आपको कमीशन पे करना पड़े मार्केटिंग वाली टीम को, सॉरी सेल की टीम को। हो सकता है आपको मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करवानी पड़े। हो सकता है आपका जो स्टॉक थोड़ा पुराना हो गया आपको अपडेट करना पड़े, रिपेयर करना पड़े। बात समझे बच्चों? तो खर्चा भी तो होगा ना चीज को बेचने में। इसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपने क्या किया, आप 10,000 रुपए की, सॉरी 12,000 रुपया क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। 12,000 रुपया सेलिंग प्राइस है, जो कल को इतने की चीज बिक जाएगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। लेकिन इसको बेचने में जो खर्चा आएगा वो 3,000 रुपए का आएगा। कितने का? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 9,000। ओए हेलो, बिकेगी 12,000 रुपए की, 3,000 रुपया खर्चा आएगा। ओए अकल के अंधो, 9,000 रुपया जवाब है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 9,000। 15,000 कैसे होगी भाई? 9,000 रुपया। क्या है बच्चों? इसको कहते हैं जी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं? यानी जितने की कल को चीज बिकेगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कंफर्म नहीं है, लेस कर दो उसमें से एस्टिमेटेड खर्चा। क्या कर दो बच्चों? आपके पास क्या आ जाएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों? उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है? अच्छा एक बात बताएं, अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो अच्छी बात है बुरी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है चीज महंगी बिक रही है कॉस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर परेशानी नहीं है। परेशानी तब होती है जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ जी, अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 9,000 रुपया, कितना बच्चों, वर्सेस कॉस्ट कितनी है 10,000। अब परेशानी है, अब क्या है बच्चों, आपने स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड किया? 10,000 पे, हालांकि एनआरवी कितनी है? 9,000। एक रूल याद रखना, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस स्टैंडर्ड का नाम है, ये स्टैंडर्ड है IAS 2। IAS कहता एस पर, मैं लिखने दे पहले मुझे, एस पर IAS 2 स्टॉक शुड बी
स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, क्या बच्चों, रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, क्या बच्चों, कहता स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए लोअर ऑफ पे, किस पे बच्चों, किस चीज का लोअर ऑफ, दो चीजें होंगी ना, कॉस्ट एंड क्या बच्चों, बताओ खुद बताओ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, रियलाइज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो कम है स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, मुझे बताएं। हमारे वाले एग्जांपल पे कॉस्ट कितनी है, और मुझे बताएं नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, बताएं। स्टॉक पहले किस पे रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, वो कॉस्ट पे होता है ना, नॉर्मली कॉस्ट पे होता है, लेकिन होना किस पे चाहिए, इसका मतलब आपका स्टॉक ओवरस्टेटेड है, क्या है, अगर आप इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं लेके आएंगे तो स्टॉक ओवरस्टेटेड है, क्या है बच्चों, बात समझ आती है, बात समझ आई आपको मोटी मोटी। अब मजीद क्लैरिटी के लिए मैं आपको लेके जाता हूं किताब के ऊपर, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बच्चों इधर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आए पढ़ते हैं बच्चों। जी, जो लफ्ज मैंने हाईलाइट किए हैं आपने भी हाईलाइट करने हैं, अभी मैं करवाता हूं साथ साथ, मेरे साथ पढ़ना है। कहता नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट, ये पेज नंबर बताइएगा, 130 40, ये बात आपको बता दी पहली मैंने। कहता ड्यू टू बहुत सारे रीजंस, एक नहीं काफी, कहता स्टॉक ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक यानी हैज बीन रिड्यूस, क्या हो जाती है कॉस्ट इसकी, जी सॉरी, कहता कॉस्ट इसकी हैज बीन रिड्यूस, क्यों बच्चों, अच्छा कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती, इसको हम कहते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, कॉस्ट नहीं, ये लफ्ज गलत है, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या हो जाती है बच्चों, वजह 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 क्या है, वजह क्या है, कहता आपका जब स्टॉक जो है वो डैमेज हो जाए, अब मुझे बताएं कल को उतने का बिकेगा, कोई लेना नहीं चाहेगा, ऑब्सलीट का मतलब डैमेज हो जाना, इसका मतलब ऑब्सलीट का भी यही है। और जब कंपेटिटर मार्केट में आता है, आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, आपको पता है कंपेटिटर के आने की वजह से आपको अपनी सेल प्राइस कम करनी पड़ती है, और अगर चीजें महंगी हो जाएं, सेलिंग कॉस्ट, चीज को बेचने की कॉस्ट महंगी हो जाए, तो तब भी तो एनआरवी कम होगी ना। इधर देखो ये 9000 कैसे आया था, इधर देखें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फिर सब जी, ये है बच्चों 12,000 रुपया, कितना लेस इसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट करनी है, एस्टिमेटेड ये है बच्चों 3,000 रुपए की, कितने की, ये आ गया जी 9,000 रुपया। कहता पहले यही चीज 12,000 की बिकती थी, लेकिन इसको बेचने में सिर्फ 1,500 रुपया लगता था, कितना, जब चीजें महंगी बिकती, जब खर्चा बढ़ जाता है, सही है, जब चीज को बेचने की कॉस्ट बढ़ गई, लोग ज्यादा कमीशन मांग रहे हैं, चीज को बेचने में खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो एनआरवी क्या हो जाएगी, एनआरवी कैसे कम होती है, या तो सेलिंग प्राइस कम हो जाए या खर्चा बढ़ जाए, एनआरवी क्या हो जाएगी, ओके बच्चों। अच्छा जी, कहता जी कहता कंपेटिटर आ गया, कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कहता चीज को कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या हो गई है, अपडेट करने की कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है, या सेलिंग कॉस्ट क्या हो गई है बच्चों, कॉस्ट का बढ़ना और सेल प्राइस का कम होना, इससे एनआरवी क्या होती है जी। कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी जगह लिखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की जगह एनआरवी, एनआरवी क्या हो जाती है जी, एनआरवी लिख लो ना, नहीं ये सही लिखा हुआ है, सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, इस वजह से एनआरवी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहता है ड्यू टू दीज रीजंस, इन वजूहात की वजह से, देयर्स डाउट दैट इन फटूरे रेलिवेंट प्रोडक्ट में सेल इन द मार्केट बिलो देन, हाँ अब मुझे बताओ बच्चों, टॉर्च ऑन कर लो ना, क़यामत वाले दिन यही गवाही देंगे अच्छे कामों में इस्तेमाल हुआ था, कुछ मिनट, अच्छा कर लो ना, टॉर्च ऑन करो ना, कर लो ऑन करो, शाबाश, अभी अभी लाइट आ जाएगी ना, अभी लाइट आ जाएगी जी, और डरना नहीं है मैं, अच्छा अब मुझे बताओ
एनआरवी कम है, कॉस्ट बच्चों हमारी चीज कॉस्ट के बराबर भी नहीं है। मुझे बताओ क्या ये गम की बात है या खुशी की? कहता गम की बात है कि फ्यूचर में चीज इवन कॉस्ट प्राइस से भी कम की सेल होगी। कहता एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, यानी अगर आज हमें डाउट है कि फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लें। कहता कल का वेट, और ये जो बात मैंने इधर लिखी ऑलरेडी लिखी है एज अ जनरल रूल, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपने। किसका? जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपने किसका कंपैरिजन करना है? कॉस्ट का, उसकी कॉस्ट का, और किसका बच्चों? आप पेपर में सवाल आता है क्या जी एज पर IAS2 या एज अ जनरल रूल, IAS2 स्टैंडर्ड का नाम है, कहता कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एट, अब MCQ क्या देता है? कहता कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, एक ऑप्शन होता है एंड NRV और दूसरा होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। बताएं आपने एंड वाले को टिक करना, और को, और का मतलब होता है कि ऑप्शन है, क्या है? चाहे इस पे कर लें चाहे इस पे कर लें, इधर ऑप्शन है नहीं, जो लोअर है बस उस पे ही करना है। ओके, ये आंखें खोल के जरा, एंड का लफ्ज सही है। आगे आ जाए, उन्होंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लिखने की कोशिश की है। कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कहता फ्यूचर सेलिंग प्राइस है ये प्रोडक्ट की, फ्यूचर की, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल ये है 100, क्या है बच्चों जी? आगे जी कहता इसमें से ना दो चीजें आप माइनस करते हैं, पहले ये पढ़ लें, यही पढ़े। कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब मेरी बात सुने, चीज तो पहले ही बनी हुई है, फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहां से आ गई? ये चीज मेरे अजीज, जब चीज डैमेज हो जाती है ना तो बच्चों उसको आपको सही करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, सही है जी। कंपेटिटर के मुकाबले तक लाने के लिए आपको मजीद, चीज तो पहले ही बनी बनाई है बच्चों, ये मार्कर है, ये इसकी कॉस्ट है, सीधी सी बात है। अब इस पे, ये तो पहले बना, अब इस पे खर्चा क्यों करें? अगर ये डैमेज हो गया, अगर ये पुराना हो गया, अब इसे अपडेट करना पड़ेगा। इससे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर चीज डैमेज ऑब्सोलीट हो गई है तो उसे मॉडिफाई करने की कॉस्ट, नवा नकोर करने की कॉस्ट, क्या बच्चों? जब चीज पुरानी हो जाती है तो उसको लेते हैं आप नहीं, दुकानदार कहता है सर जी आप ना शाम को आ जाइएगा, इंशाल्लाह आपको ना क्या उसका नाम है, आपको ये चीज मिल जाएगी नवी नकोर। उसी को अपडेट उसने करना, उसने कहा ना ओके सीन हो गया भाई। ओके है बच्चों? अच्छा जी, अब है जी फॉर एग्जांपल ये ₹5 की, कितने की? या माइनस हो, इधर से ₹5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर है बच्चों एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। कहता अपनी चीज को बेचने के लिए कोई ऐसा खर्चा जो जरूरी है करना, फॉर एग्जांपल एजेंट को पैसे देने पड़े, मार्केटिंग सेलिंग के लिए पैसे देने पड़े सेल करने के लिए, और क्या बच्चों मार्केटिंग की टीम को, सेलिंग की टीम को पैसे देने पड़े, कमीशन पे करना पड़ा सेल की टीम को। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट टू मेक द सेल। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये है फॉर एग्जांपल, ये भी ₹5 की, ये भी कितने की है? मुझे बताएं आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है और आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? ये रियलाइजेबल वैल्यू और ये क्या है? ये बात समझे, ये रियलाइजेबल वैल्यू और ये क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके बच्चों, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के मार्केट में इतने की चीज जो है ये बिक जाएगी, उसमें से खर्चे माइनस होंगे, नेट रियलाइजेबल आ जाएगी। अब बच्चों इधर देखो, अब आपके लिए ना कुछ लफ्ज इधर लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी लफ्ज आ गया तो हम इन चक्रों में नहीं पढ़ेंगे कि ये है या ये है, हम उसे चुप करके बस किस में से माइनस कर देंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग रियलाइजेबल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। इन चक्रों में नहीं पढ़ना ये है या ये है, जो भी हो वो मैक्सिमम लफ्ज लिखने की कोशिश की है जी इधर, कि ये लफ्ज अगर आ जाएंगे हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे? माइनस। अब देखें, वाइल कैलकुलेटिंग NRV बिलो मेंशन वर्ड शुड बी डिडक्टेड का मतलब माइनस करना फ्रॉम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द, सेलिंग कॉस्ट का लफ्ज आ गया। एक है रियलाइजेबल वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस, रियलाइजेशन कॉस्ट भी तो हो सकती है ना, वो माइनस करनी है। रियलाइजेशन कॉस्ट कहता कमीशन पेड टू एजेंट, कहता रिपेयर कॉस्ट, कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट,
एक्सपेंस इंकर टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, कहता है ये 7-8 लफ्जों में से कोई भी लफ्ज आ गया हम रियलाइजेबल वैल्यू में से या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, ओके ओके जी, इधर तक बातें समझ आई। एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए एक लफ्ज लिख देगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बच्चों देखो, हम जो क्लोजिंग स्टॉक का कंपैरिजन एनआरवी के साथ कर रहे हैं, इस मार्कर का कर रहे हैं ना, सही है ना। कभी कभी पेपर में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर इतना, आपने कहना नहीं वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, क्या है, हम रिप्लेस नहीं कर रहे इसको, हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम तो इसी को नवानुकोर कर रहे हैं। क्या था, वाइल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ गिवन इन क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड वाइल सॉल्विंग, सादा बात, इनमें से 7-8 में से जो भी लफ्ज आ गया सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे रियलाइजेबल वैल्यू में से, और अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट का लफ्ज आया तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, खत्म बात। ओके बच्चों, अगली बात सुन लें आप बहुत तवज्जो से। अगर आपकी एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, और क्या है, गम की बात, खुशी की बात, ओए खुशियां कादियां भाई, किस चीज की बबलू तुम्हें खुशी है, कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है, गम की बात है, क्या है जी बच्चों। आपका स्टॉक कितने पे रिकॉर्डेड है बताएं, 10,000, होना किस पे चाहिए, अब स्टॉक को कम करना पड़ेगा। जब आपको स्टॉक को कम करना पड़ेगा, इससे कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट, क्या कहते हैं, क्योंकि आपका स्टॉक तो कॉस्ट पे है, अब आपने लेके आना है एनआरवी पे, एनआरवी कम है, इसको क्या बोलते हैं, एनआरवी एडजस्टमेंट, या कहते हैं राइट डाउन ऑफ, राइट डाउन का मतलब है कम करना इन्वेंटरी को, क्या करना बच्चों, कितने से कम करना पड़ेगा, आ जाएंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कहता इन्वेंटरी रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ व्हेन कॉस्ट ज्यादा है, किससे, कहता फॉर एग्जांपल कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 95, मुझे बताएं बच्चों क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए से एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर इन्वेंटरी को राइट डाउन करना पड़ेगा, दोनों एक ही लफ्ज के मतलब है, कितने से, 5 रुपए से। आप खुद बताएं एंट्री क्या बननी चाहिए, बोले शाबाश। इन्वेंटरी तो होगी बच्चों क्रेडिट, एसेट है ना, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट कम होना क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, खर्चा, एक्सपेंस, क्या बच्चों, इस पूरे चैप्टर में जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल है, हाँ सवाए एब नॉर्मल लॉस के, उसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके जाते हैं, बाकी या आप अब रट्टा लगा लेना इस बात को, एक्सपेंस का जिधर भी जिक्र आएगा कौन सा एक्सपेंस है, खत्म, कॉस्ट ऑफ सेल, चीज को बेचने का खर्चा, ये बेचना नहीं है, ये तो कमी हो रही है ना, बेड़ा गर्क हो गया, तबादे हो गया, चीज उतने की भी नहीं बिकेगी, यानी आपका खर्चा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल ही होगा ना, डायरेक्ट खर्चा जो है। अगली बात सुन लो बच्चों, अब अगर आपकी एनआरवी ज्यादा है और कॉस्ट कम है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर खामोशी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कुछ भी नहीं करना। वजह ये लाइन वजह है, आपने स्टॉक को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ पे, अगर इधर 9,000 की जगह 15,000 आ जाए, आप कहेंगे सर इस पे रिकॉर्ड कर दें 15,000 पे, नहीं हो सकता भाई, लोअर क्या है ये, मैक्सिमम आप इधर तक जा सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से तो कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू, आपका स्टॉक ऑलरेडी किस पे रिकॉर्डेड है जी, नुकसान को रिकॉर्ड करना है, फायदे को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है इस लाइन की वजह से। ओके बच्चों, आगे आ जाओ, ये पढ़ लें, ये बहुत अहम है। कहता इफ कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी से, ये क्या है बच्चों, ये एंट्री कर देनी है आपने जो भी करके आए। और अगर कहता एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात, कहता नो जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है जी जी। कौन जी ना करे सेल, अपने पास रखी रखे, जो 95 रिकवर होने हैं ये भी नहीं होने, फिर भाई ये कह रहे हैं, आप बिजनेसमैन बन के आपने सोचना जब मैं बात करूंगा,
भाई कह रहे हैं अगर आपको नुकसान सर हो रहा है तो चीज़ बेचे ही ना, अपनी पास रखी रखें, ठीक है। उसको लटकाते हैं, रोज़ाना देखेंगे सुबह शाम। नहीं मेरे चांद, आप बिजनेसमैन बन के सोचो। आपकी कोशिश होगी यार इसने आगे आगे ओल्ड फैशन मजीद होते जाना, ये 95 भी इससे रिकवर नहीं होना इस मनहूस से। टोटल अमाउंट 100 रुपीज़, ठीक है ना। दुकानदार की कोशिश होती है यार इसे जान छुड़ाओ, ठीक है बेशक 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपका कई दफ़ा आपने अपने घर की चीज़ के बारे में भी इस तरह देखा होगा। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी। आपने कहना यार इसे जान छुड़ाओ, यार ये जितने की जाती है जान छूटे बस, और समझ रहे हो जी। अब बच्चों आप थोड़ा सा ना ज़रा सांस सूंस लें, ये इधर तक ना इधर तक थोड़ा हजम करने की कोशिश कर लें, ज़रा स्किम कर लें कि अगर एनआरवी ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना, और अगर कम है तो कुछ करना है। सही है बच्चों। एडजस्टमेंट का मतलब हमेशा जनरल एंट्री होता है, होनी नहीं भाई। अगर आपकी एनआरवी ज़्यादा है तो आप रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ नहीं करोगे, खामोशी। नो एडजस्टमेंट का मतलब है आप ये, मैं समझ गया हूँ मेरे भाई, पहले मेरी बात समझ ले। ये है कॉस्ट 10,000 की, एनआरवी है 15,000 की। मुझे बताओ लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करना है, ऑलरेडी आपकी चीज़ किस पे रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी लोअर पे रिकॉर्डेड है, तो आप कुछ करोगे। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये वाला स्नैरियो है, ये वाला। जब आपकी एनआरवी ज्यादा है, इधर देखो एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से, सही है ना। तो अब आपका ऑलरेडी स्टॉक किस पे होगा, कॉस्ट पे ही है ना, लोअर पे है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। खुशी की बात अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी के केस में खामोशी, और गम के केस में रोना पीटना नहीं शुरू कर देना, बस ठीक है एडजस्टमेंट कर दें, अल्लाह का शुक्र उस पर भी अदा करें। अल्लाह लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है, ठीक है मेरे भाई जी। लेके भी आजमाएगा अल्लाह, दे के भी आजमाएगा अल्लाह। जब अल्लाह कुछ चीज़ देता है तो शोखी नहीं होना, शेखियाँ नहीं बखेरनी। कुरान की आयत का मफहूम है तराने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ ले लेते हैं तो भाई सबर 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 सबर, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जिसका क्या मफहूम है जी, मदद तलब करो अल्लाह की सबर से और नमाज से। फिर आपने सबर का मुजाहरा करना, या अल्लाह शुक्र है तेरा जिस हाल में भी रखे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह ताला करने वाले हैं। तो दोनों तरह अल्लाह आजमाएगा आपको जी। आप ज़रा हजम कर लें इसको, थोड़ा सा हजम कर लें थोड़ा सा। एनआरवी की एडजस्टमेंट क्या होती है, राइट डाउन का मतलब क्या है, होना कब है, एनआरवी के फार्मूला को देख लें, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ना, इसलिए कह रहा हूँ हजम कर लो इसको। रिस्क वो उस तरह केसेस नहीं बनेंगे सेटलमेंट की तरह कि अगर उस एंड पे आके वो उससे ज्यादा पिक की तो फिर ये होगा उससे, तो ये भी एस्टिमेशन ही है। भाई का सवाल है कि सर वो डिस्काउंट के केस में ना हमने वो सेटलमेंट डेट ये वो फलां देखा था, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 था मेरा ख्याल है, या पता नहीं 12 था, चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हमने सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके देखना है, अगले अकाउंटिंग पीरियड को सोचना ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक होगा किस तारीख पे। इस टाइम हमारी डिस्कशन का पॉइंट क्या है, इन्ना लिल्लाह, इस टाइम हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस दिन पे हमारे पास, आखिरी दिन पे होगा ना। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, सुनो आप जरा बायोलॉजिकल, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टॉक की अमाउंट आ रही थी। अब आपने, आप ऑडिटर हो, क्या हो, आपने देखना है ये स्टॉक की अमाउंट सही रिकॉर्ड की है एसओएफपी में, करंट एसेट्स में या नहीं। आप देखेंगे इसकी एनआरवी और कॉस्ट के साथ करोगे कंपैरिजन, जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर ऑलरेडी लोअर पे है तो खामोशी, और अगर लोअर पे नहीं है तो कर दोगे। सही है, सिर्फ इतना काम करना है क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है जी। सही है भाई, अच्छा जी, ए ओके है भाई। आपका सवाल क्लियर हुआ ये वाला है। नो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है भला, खुशी के केस में कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे नहीं यस यस नहीं, खामोशी। चले एग्जाम्पल नंबर 11, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, आगे आओ। आफ्टर प्रेपरेशन या प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट, ड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं और एक होते हैं फाइनल।
ड्राफ्ट का मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, एग्जांपल देता हूं जी। पीएसएल के ड्राफ्ट हैं, क्या है जी? ड्राफ्ट है, इसका मतलब ये फाइनल नहीं हुआ, अभी चेंजेस पॉसिबल हैं, क्या है? अभी प्लेयर्स आगे पीछे हो सकते हैं, ड्राफ्ट है, क्या है बच्चों जी? 90% वही चीजें होती हैं, लेकिन 5-7% चेंज होने की क्या होते हैं बच्चों? चांसेस होते हैं, सही है ना? वेन्यू शैन्यू चेंज हो गया, इस तरह की चीजें। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट, ड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं बच्चों, बना लिए हैं लेकिन अभी फाइनल रिव्यू होना बाकी है। एस रिव्यूज हर क्लोथिंग स्टॉक, इन्होंने क्या किया अपने क्लोथिंग स्टॉक का चैप्टर, क्लोथिंग स्टॉक के बारे में गुफ्तगू है। शी डिस्कवर सम आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, उनकी कॉस्ट कितनी है? अच्छा एक बात तो बताएं, आपके स्टॉक है जी 1 लाख रुपए का, 100,000 का। आप मुझे बताएं, कुछ अच्छा स्टॉक भी है यानी गुड आइटम्स भी हैं और कुछ डैमेज भी हैं। एनआरवी की कैलकुलेशन डैमेज वाले पे करनी है या गुड वाले पे करनी है? गुड वाले पे। अशके अशके अशके, ओए गुड वाले पे नहीं मेरे भाई। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छी बात है, उसने जवाब तो दिया, तो गोंगलों की तरह बैठे, उसने जवाब तो दिया है ना जी। भैया गुड वाले के केस, अब मुझे खुद बताओ, जो अच्छी चीजें हैं वो कभी भी दुकानदार कॉस्ट से नीचे की बेचेगा? वो कहेगा यार भाई इनको छोड़ के आए बाहर, यार ये पागल है, ये आहो। वो कहेगा कि यार ये कि मेरी इतनी अच्छी चीज है और मेरी कॉस्ट भी नहीं है, ये उससे भी नीचे की ऑफर कर रहा है, मुझे यार बुखला गया ये बेचारा, जाओ इसको छोड़ के आओ बाहर। भैया अच्छी चीजों की एनआरवी हमेशा ज्यादा होती है कॉस्ट से, ये लिख लें कहीं। गुड आइटम्स, गुड यूनिट्स, सही यूनिट्स की एनआरवी हमेशा क्या होगी बच्चों? बोलो, ज्यादा होगी। बिजनेसमैन बन के सोचो ना, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट बन के सोच रहे हैं, ये बात सही नहीं है। आपको बिजनेसमैन बन के सोचना चाहिए जी। अकाउंटिंग बिजनेसमैन बन के सोच के करो ना जी। अब आ जाओ बैड यूनिट्स पे, डैमेज यूनिट्स, ऑब्सोलीट, ओल्ड फैशन। इन यूनिट्स में मसला होता है बच्चों, इनमें चांस होता है कि शायद, हर दफा नहीं, शायद शायद कि कॉस्ट ज्यादा हो, एनआरवी। अच्छा जी, कहता रही कॉस्ट है आइटम्स की 2600, कहता ये बिकेंगी कितने की? 2550। कैन बी सोल्ड, कैन बी सोल्ड का मतलब बताओ? अभी बिकेंगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कहता आफ्टर सेलिंग कॉस्ट ऑफ कितना? यानी ये रियलाइजेबल वैल्यू है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और ये एस्टिमेटेड सेलिंग एनआरवी बता दो बच्चों मुझे। शामा पै गया है, शहर तेरा दूर है, वाह दूर है, बताओ ना। 2550 में से 65 माइनस करो, एनआरवी कितनी आई जी बच्चों? एनआरवी कितनी आ गई? 2485। वो ये जी, हाँ माइनस, यही तो एनआरवी है। ये है जी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बताएं शाबाश। अब कंपैरिजन किससे करना है? वर्सेस, वर्सेस एनआरवी। क्या बच्चों? एनआरवी क्या है ये देखें जी नीचे, एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड, इसकी वर्किंग कर लेना, वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1 जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एस्टिमेटेड सेलिंग कितनी है जी? ये है, इसमें से लेस कर दो, एस्टिमेटेड सेलिंग वो कितनी है भाई? नहीं नहीं भाई 65। हंसना नहीं है बच्चे, हंसना नहीं है किसी पे, शाबाश। 2485, ये आपकी क्या आ गई है भाई? इसको उठाओ और इधर चेप दो, ₹2485। बताओ आपका स्टॉक किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए? लेकिन वो किताबों में रिकॉर्ड देखें, पढ़े जरा, किस पे है? कितने से एनआरवी की एडजस्टमेंट आनी है?
115 से एंट्री बता दें, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल। जी आए जी इधर, इसको नोट कर लें, वैसे किया होगा जी। कहता एट विच अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होना है, एसओएफपी में बताएं। कहता स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ। कहता कॉस्ट 2600 है, एनआरवी कितनी है ये। कहता एसओएफपी में किस पे आएगा, 2485 पे। ओके बच्चों। दूसरा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब क्या है, कितने से, बोले शाबाश, राइट डाउन का मतलब है कितने से एडजस्टमेंट होनी है। भाई कितने से होनी है एडजस्टमेंट, एंट्री शुड बी मेड विद द डिफरेंशियल अमाउंट। कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी से, बच्चों ये होनी है 115 से। कॉस्ट ऑफ से डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके बच्चों। अगली बात, बहुत अहम बात, कहता ऑल्सो कंप्यूट द इफेक्ट ऑन एसेट एंड प्रॉफिट। अगर आप ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करते, यानी अगर आप इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करते, एसेट को कम नहीं करते, तो आपका एसेट इस टाइम ओवरस्टेटेड है। और अगर आप खर्चे को डेबिट नहीं करते तो एक्सपेंस अंडरस्टेटेड है, जिस वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। और जब प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है तो आपके नेट एसेट्स यानी कैपिटल ओवरस्टेटेड है। पढ़ लें जरा इसको। जी जी मैं रोक रहा हूँ लेक्चर। अभी नहीं अभी। अच्छा ठीक, इधर आए, इसको पढ़ लें जी, इस वाली लाइंस को, इसको जी बच्चों पढ़ लिया, और पढ़ लिया जी। ओके जी। ओवरस्टेटेड नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट पीरियड का। क्लोजिंग स्टॉक वो तो फिर किसी वजह पे ओ एक मिनट भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे वाले, बोले शाबाश, अगर ये एंट्री नहीं करते तो इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं किया। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक क्या है जी। नहीं पहले ये बताओ, इस टाइम हमारा वाला जो क्लोजिंग स्टॉक हमने अगर उसको इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं किया, ओवरस्टेटेड है। पहले इधर रुकना है। क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है ना, ये जब खर्चा कम तो प्रॉफिट बढ़ता है। लिख लें कहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। लिख लो क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। हर तरह का प्रॉफिट, क्योंकि सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, सही है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है ना। तो जब दादाजी में मसला है तो सारों में जेनेटिक प्रॉब्लम आएगा नीचे तक, सही है ना। बड़े वाले प्रॉफिट में मसला है, जीपी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा, पीबीआईटी भी हिलेगा। वो चैप्टर 3 की बातें कर रहा हूं, कोई सही है ना। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हिले। बट डर डर के बात कर रहा हूं, पता नहीं अब आपको याद है या नहीं। तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें कुछ भी नहीं याद जी, जरा कोई नहीं। अच्छा मेरे भाई, अब ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने क्रेडिट इसको नहीं किया, इस टाइम आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताओ, ओवरस्टेटेड है। और अभी आपको लिखवाया क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चों वो ओवरस्टेटेड है, आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड है। एक बात ये होगी, इधर लगाएं ब्रेक, इधर क्या लगाएं, लेक्चर में नहीं, इधर लगाओ ब्रेक। क्या लगाओ, अब अगली बात, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, मैं तो इधर हूँ यार। चले बिस्मिल्लाह जी।
आपसे अर्ज कर रहा था जो हमारे वाले, अगर हमारे वाला क्लोथिंग स्टॉक क्या है बच्चों, बोलो ओवरस्टेटेड, इसी ने अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बनना है, यानी अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओवरस्टेटेड। क्या है, यानी यही अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले अकाउंटिंग पीरियड में नहीं लेके गए होंगे। सही है। और सुनो नोट लिखो, ओपनिंग स्टॉक का जो ताल्लुक है प्रॉफिट के साथ वो इनवर्स है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ाता है। आगे लिखें, ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। बिकॉज रहने दे, बस इतना ही बहुत है। जी, ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट, हर तरह का प्रॉफिट, क्योंकि ये तो जीपी से ऊपर वाली चीज है ना, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है। ऑनलाइन वालों माँ कसम चैप्टर नंबर 3 में ये सारी बातें पढ़ाई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीआईटी, पीबीटी, पैट, सब पढ़ाया है, नोट कर लो, जाकर देख लो, नहीं तो लेक्चर खोल लो चैप्टर नंबर 3 के, वो जिसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाई थी शाहिद अफरीदी, विराट कोहली, मेसी, रोनाल्डो, ये सारे क्वेश्चंस करवाए थे जी। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट करता हूं, क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अगर क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, क्लोथिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम। यही क्लोथिंग स्टॉक जो है अगले का ओपनिंग बनता है। अगर क्लोथिंग स्टॉक कम है तो सिंपल सी बात है आपका ओपनिंग भी कम होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका ज्यादा है तो सिंपल सी बात है आपका ओपनिंग भी ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट कम, अगर ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट। अब इन लाइंस को ना आपने घर जाके तसल्ली से 5 मिनट सोच लेना है और उसूल बना लेना है। पेपर में अब जब भी ये पॉइंट आएगा तो दोबारा बोंगों की तरह पेपर में नहीं सोचना, पेपर में सिर्फ टिक लगाना है, जाके क्या करना है, सोचना इधर है, पेपर में जाके सोचना तो है नहीं ना, इंशाल्लाह पढ़ा होगा, टिक लगाएंगे बस, जाके पेपर में सोचना नहीं। ये घर जाके आज सैटरडे है ना, तो आधा दिन आज का, सैटरडे संडे कल का, तो तसल्ली से ना जरा आपने इसको सोच लेना है, पेपर में जाके नहीं। बाकी सब्जेक्ट कौन सा, इसमें 1.5 दिन इसी पे स्टॉक को सोचने में लग जाना है जी। अच्छा जी, इधर तक बातें समझ आई हैं। मैं इधर ब्रेक लगा के अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं कपड़े चेंज करके नहीं आ रहा, मतलब यही जी, अगला इसी में स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।